जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 1 पर परिचर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र चैप्टर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्र निर्माण मतलब देश का निर्माण कैसे होता है और देश के निर्माण की प्रमुख समस्याएं कौन कौन थी, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत, जिसे हम हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया और भारत के नाम से जानते हैं, लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश सत्ता के अधीन रही। मतलब हमारा देश भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के शासन के अधीन रहा। 200 वर्षों की लंबी दास्ता के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हुआ। इन 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासनकाल के दरमियान भारत की अर्थव्यवस्था पूर्णतः जर्जर हो गई थी। अंग्रेजों ने केवल भारत के संसाधन को ही नहीं लूटा, बल्कि भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक सभी दृष्टिकोण से कमजोर बनाने का प्रयास किया था। हालांकि अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश इसलिए बनाया ताकि वह भारत के संसाधनों का पूरा दोहन कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत कर सके। तो आइए राजनीति शास्त्र को जाने की राजनीति शास्त्र है क्या। तो राज्य के शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करने वाले विषय को हम राजनीति कहते हैं और राजनीति शास्त्र के पिता या राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु को माना जाता है। पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण की समस्या। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत जब आजाद हुआ तो आजादी के समय हमारे देश के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, कौन कौन सी समस्याएं थी। तो आजादी के समय हमारे भारत के सामने वैसे तो हजारों समस्याएं थी, लेकिन कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण था पहली संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना करना। हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन प्रश्न यह उठा राष्ट्र निर्माताओं के सामने कि संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना कैसे किया जाए, संविधान को कैसे लागू किया जाए, संविधान को प्रवर्तन में कैसे लाया जाए, किस अनुच्छेद को पहले लागू किया जाए। क्या लोग संविधान का कद्र कर पाएंगे, क्योंकि आजादी के समय लगभग 17% लोग ही शिक्षित थे। तो सबसे बड़ी समस्या से दिक्कत थी कि संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने की चुनौती इसलिए कि भारत का संविधान, जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था, लेकिन भारत का जो संविधान है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 1935 के अधिनियम का हूबहू डुप्लीकेट है। 1935 के अनुच्छेद के 321 अनुच्छेद को हूबहू उसमें ऐड कर दिया गया है। हालांकि 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का घोषणा पत्र कहा था।
मन में राष्ट्र निर्माताओं के सामने यह था कि क्या हमारे भारतवासी हमारी संविधान को स्वीकार कर पाएंगे, क्या वे सहन कर पाएंगे कि हमने जो संविधान बनाया वह पूर्णतः हमारे भारतीयों के दिमाग की उपज नहीं थी, बल्कि उधार का एक थैला था जिसे विश्व के विभिन्न देशों से पढ़कर लिख दिया गया था। 1935 का अधिनियम जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। तो ये पहली दिक्कत थी कि संवैधानिक व्यवस्था को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए। दूसरी दिक्कत थी राज्य का निर्माण। आजादी के समय एक भारत देश था, लेकिन भारत सैकड़ों छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था। अलग अलग क्षेत्र में राजा महाराजा हुआ करते थे। आज के बिहार जैसा कोई राज्य नहीं था। जनता के प्रतिनिधि शासन नहीं करते थे, बल्कि वंशानुगत शासन व्यवस्थाएं थी। देशी रियासत था, राजा महाराजा का शासन था। आजादी के बाद यह तय किया गया कि अगर यूं ही राजतंत्रीय व्यवस्था रही तो लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं रह पाएगा। तो उन देशी रियासतों को राज्य का निर्माण कैसे किया जाए। देशी रियासत का विलय कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन देशी रियासत का यदि विलय भी कर दिया गया तो राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए। हालांकि आप जानते हैं कि जब देश के संविधान का निर्माण हो रहा था तो सितंबर 1946 ईस्वी में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और अंतरिम सरकार के मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा में कई समितियों के अध्यक्ष थे, जैसे मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति। तो राज्य का निर्माण कैसा हो। अगर लोकतंत्र हो तो किस प्रकार का लोकतंत्र हो। अगर संघीय शासन व्यवस्था हो तो ब्रिटेन के प्रकार का संघीय व्यवस्था हो या कनाडा के प्रकार का। तो भारत में लोकतंत्र हो, लेकिन पंडित नेहरू कनाडा रूपी संघीय व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन क्योंकि कनाडा रूपी संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की स्थिति ज्यादा मजबूत होती है। राज्य पूर्णतः केंद्र पर निर्भर होते हैं। दूसरी कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए। हालांकि बता दें कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जब जोर पड़ने लगी तो श्री रामालू जो 55 दिन के भूख हड़ताल के बाद, आमरण अनशन के बाद मृत्यु को प्राप्त कर लिए। तो 1953 ईस्वी में श्री रामालू के मृत्यु के बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया, जिस आयोग ने 1955 ईस्वी में सरकार के सामने अपना रिपोर्ट पेश किया था और उसके रिपोर्ट को 1956 ईस्वी में लागू कर दिया गया। इसके बारे में चर्चा हमने पहले के वीडियो में किया है। प्ले लिस्ट में जाके हमारा संविधान पर आप क्लिक करेंगे, सारा बातें आपको मिल जाएगी। तो 1953 में गठन हुआ, 1955 में रिपोर्ट दिया और 56 में लागू कर दिया गया। मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1953 में गठन किया गया था। भारत के पूर्वोत्तर में असम ही एक राज्य था जिसे कई खंडों में, 7 खंडों में लगभग तोड़ा गया। लेकिन नागालैंड भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका गठन 1963 में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया गया था। मतलब नागालैंड का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया गया। बाकी भारत में जितने भी राज्य हैं उन्हें सबका गठन भाषा के आधार पर किया गया है। तीसरी समस्या थी सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना। हमारे भारत में आजादी के समय समाज में समानता नहीं थी। गरीबी और अमीरी एक बहुत बड़ी खाई थी। समाज का मुट्ठी भर लोग समृद्ध थे, बाकी सारे लोग गरीबी रेखा के दलदल में जकड़े हुए थे।
तो हुआ कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना कैसे की जाए, मतलब समाज के सभी लोगों को एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, समाज में जो विभिन्न प्रकार के मतभेद उसे कैसे दूर किया जाए, आर्थिक जो असमानताएं हैं उस आर्थिक असमानता को कैसे बांटा जाए। हालांकि इसका भी समाधान निकल गया। आर्थिक असमानता को कम करने के लिए यह तय किया गया कि जिनकी आय कम है उन्हें कर की सीमा रेखा से बाहर कर दिया जाए, उन पर किसी प्रकार का करापात न किया जाए, लेकिन एक निश्चित सीमा से ज्यादा जिनके पास आय है उन पर टैक्स लगाकर उन्हें थोड़ा सा नीचे लाया जाए, ताकि समाज में आर्थिक समानता की स्थापना की जा सके। चौथी समस्या थी शिक्षा और कानून व्यवस्था को लागू करने की चुनौती। भारत में शिक्षा का अभाव था, लोग पढ़े लिखे क्या थे, कम थे, मात्र 17% 1951 का रिपोर्ट। तो शिक्षा व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए, भारत में लोगों को शिक्षा किस भाषा में दिया जाए, अंग्रेजी भाषा में, उर्दू भाषा में, अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, हिंदी भाषा में, क्योंकि संविधान सभा में भी इस बात को उठाया गया कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या हो, तो बड़ी मुद्दा गर्म हो गया था। गांधी ने तो हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के बाद किया था, किसी ने उर्दू को मांगा। इस विवाद को दूर करने के लिए राजभाषा अधिनियम बना। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ हिंदी ही भारत की राज्यभाषा होगी, और 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी भारत की राज्यभाषा बनेगी, लेकिन वह हिंदी जिसे देवनागरी लिपि में लिखा गया। इसके लिए 1963 ईस्वी में राज्य भाषा कानून ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया, और 1963 के राज्य भाषा कानून के द्वारा ही 26 जनवरी 1965 को देवनागरी लिपि में लिखा गया हिंदी को भारत का राज्य भाषा बना दिया गया। इसका वर्णन संविधान का अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 44 में इस बात का चर्चा कर दिया गया, जिक्र कर दिया गया कि अगर देश एक है तो संपूर्ण देश में एक प्रकार का नागरिक संहिता होगी। मतलब अनुच्छेद 44 में संपूर्ण देश में एक प्रकार की कानून व्यवस्था को स्थापित करने की, लागू करने की बात की गई थी। हालांकि आज तक यह काम हो नहीं सका है। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अनुच्छेद 44 लागू है, मतलब संपूर्ण राज्य में एक प्रकार की कानून व्यवस्था है, वहां जाति और धर्म के नाम पर अलग अलग कोई कानून नहीं। पांचवी समस्या थी विदेश नीति के निर्माण की। भारत के पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार का रिलेशन हो, क्योंकि पड़ोसियों से अच्छे संबंध की स्थापना करके ही कोई राष्ट्र आर्थिक प्रगति को प्राप्त कर सकता है। नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, 4 बार पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किए थे। इन्होंने विविधता में एकता का सूत्र दिया था। मतलब भारत में विविधता में एकता है, यह विचार भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो ये समस्या थी 5, राष्ट्र निर्माण की समस्या, संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने की चुनौती, राज्यों के पुनर्गठन करने की चुनौती, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करने की चुनौती, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लागू करने की चुनौती, और विदेश नीति के निर्माण की चुनौती। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन ये चुनौतियां ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगला टॉपिक है बंटवारे का विरासत व शरणार्थी समस्या। भारत का बंटवारा, भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के द्वारा हुआ। 3 जून योजना में यह कहा गया, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भी कहा गया कि विभाजन के बाद देशी रियासतों को यह पूरा अधिकार दिया जाएगा कि जिसे भारत में रहना है वह भारत में रहे, जिसे पाकिस्तान में जाना है वह पाकिस्तान में चले जाए, और जो स्वतंत्र रहना चाहता है वह स्वतंत्र रहे। मतलब बंटवारे का विरासत व शरणार्थी समस्या। बंटवारा कैसे हुआ, तो अंग्रेजों ने यहां भी एक राजनीति चली थी। 1947 के अधिनियम में कह दिया, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में इस बात का जिक्र कर दिया, लॉर्ड माउंटबेटन योजना में भी,
या माउंटबेटन योजना में भी इस बात का जिक्र है कि देशी रियासतों को यह पूरी आजादी दी जाती है, छूट दी जाती है कि अपने स्वेच्छा से या तो स्वतंत्र रहे या भारतीय संघ में मिल जाए या पाकिस्तान में चला जाए। देश के विभाजन के बाद 19 जुलाई 1948 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौता में कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो व्यक्ति भारत के भौगोलिक सीमा में आ गया वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके बारे में चर्चा संविधान के अनुच्छेद 6 में। और 19 जुलाई 1948 के समझौता में ही यह बात कहा गया कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत के सीमा में रहने वाला व्यक्ति भारत को छोड़कर पाकिस्तान के सीमा में चला गया उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके बारे में चर्चा संविधान के अनुच्छेद 7 में। मतलब इस बात का वर्णन अनुच्छेद 7 में। अब है देशी रियासतों का एकीकरण। भारत में जो राज्य थे, राजा महाराजा थे, उन राजाओं महाराजाओं के राज्य को देशी रियासत कहा गया। और आपको बता दें कि देशी रियासतों का एकीकरण कैसे किया जाए, देशी रियासतों का विलय कैसे किया जाए, यह भी एक भारी समस्या थी आजादी के समय राष्ट्र निर्माताओं के सामने। आपको बता दें आजादी के समय भारत का जो मानचित्र था उस मानचित्र को लाल और पीला 2 रंगों से रंगा गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के मानचित्र का जो भाग लाल रंग से रंगा गया था वह ब्रिटिश भारत को दर्शाता था और अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के मानचित्र का जो हिस्सा पीला रंग से रंगा गया था वह देशी रियासत मतलब भारतीय राजाओं के राज्य को प्रदर्शित करता था। आपको बता दें कि आजादी के समय भारत में देशी रियासत मतलब भारतीय राजाओं महाराजाओं की संख्या 562 थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में जब इस बात का वर्णन कर दिया गया, स्पष्ट कह दिया गया कि जिन देशी रियासतों को भारत में रहना है भारत में रहे, पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जाए, या स्वतंत्र रहना है तो स्वतंत्र रहे। अधिकांश देशी रियासतों ने अपने सुरक्षा से भारत और पाकिस्तान में रहने का निर्णय ले लिया। हालांकि इस रियासतों के विलय के प्रश्न पर पाकिस्तान के सीमा में रहने वाले हिंदुओं पर बड़ी अत्याचार किया गया। भारत की सीमा में रहने वाले मुसलमानों पर भी अत्याचार किया गया। अनेक सारे जहां बांग्लादेश है उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश में जो हिंदू थे अपने प्राण को बचाने के लिए वहां से पलायन कर गए और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय इन राज्यों में शरणार्थी अपने प्राण को बचाने के लिए शरणार्थी बनकर रह गए। लाखों की संख्या में विभाजन की घोषणा होते ही कत्ल किया गया था। ऐसा इस बात का जिक्र शायद गदर फिल्म में किया भी गया है। तो देशी रियासतों का विलय तो सभी देशी रियासतों का विलय भी हो गया, लेकिन 3 ऐसा देशी रियासत था जिसके विलय में थोड़ी परेशानी झेलना पड़ा था। वे 3 देशी रियासत थे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। इनका कहना था कि न हम भारत के साथ मिलेंगे न पाकिस्तान में जाएंगे, बल्कि हम जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य की दर्जा दिलाकर एक स्वतंत्र शासक के रूप में काम करेंगे। हैदराबाद जो वर्तमान समय में तेलंगाना की राजधानी और जूनागढ़ जो वर्तमान समय में गुजरात राज्य में पड़ता है, भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दोनों ही देशी रियासत भारत के सीमा में स्थित था। लेकिन हैदराबाद का कहना था कि हमारी स्थिति भारत की भौगोलिक सीमा में रहेगी, लेकिन मैं पाकिस्तान का समर्थन करूंगा। जूनागढ़ की भी यही कहना था कि रहेंगे भारत के भौगोलिक सीमा में, लेकिन मैं पाकिस्तान का समर्थन करूंगा। मतलब मानसिक रूप से हम पाकिस्तान के पक्ष में रहेंगे। समस्या उत्पन्न हो रही थी। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में
देशी रियासतों के विलय का जिम्मा दिया गया था। मतलब भारत के देशी रियासतों के विलय का उत्तरदायित्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारतीय संघ में विलय कर लिया और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में क्या कर दिया, विलय कर लिया। और जम्मू कश्मीर का विलय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा के कर लिया गया और इस तरह से देशी रियासतों का जो विलय था, जो एकीकरण था, यह प्रक्रिया भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। बाकी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा के जम्मू कश्मीर का भारतीय रियासत संघ में तो मिला लिया गया, लेकिन इसके बाद जो समस्या हुई उसे हम कश्मीर समस्या कहते हैं। कश्मीर समस्या क्या है, इसके बारे में चर्चा हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। और आपको बता दें 1948 में इजराइल संघ की स्थापना की गई और इजराइल को यहूदियों का देश कहा जाता है। 1917 में राष्ट्र निर्माण के आधार पर ही 1917 में लेनिन और स्टालिन के द्वारा पूर्व सोवियत संघ जैसे विशाल राष्ट्र का क्या किया गया, निर्माण किया गया। हालांकि 1991 ईस्वी में सोवियत रूस का 15 राजनीतिक खंडों में विघटन हो गया। धन्यवाद। तो कल के वीडियो में हम लोग कश्मीर समस्या और इससे जुड़े हुए प्रमुख मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे।